तो नौकरी के नाम पर ठगी के खिलाफ हल्ला बोल में हमने आपको कई ऐसे मामले बताए और दिखाए भी जहां पर आरोपियों ने लोगों को या तो सरकारी नौकरी या फिर विदेश में अच्छी नौकरी का लालच दिया और ठगी के जाल में फंसाया। भिवानी, सिरसा, टोहाना, पंचकुला, इन सभी जिलों में लोगों ने ठगों के झांसे में आकर के अपनी गाढ़ी कमाई को गवा दिया। अब अगर अकेले भिवानी की ही बात करें तो यहां पर आरोपियों ने हिंदी फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली भर्ती की ठगी का अंजाम दिया। आरोपियों ने लोगों को फंसाने के लिए बाकायदा सरकारी वेबसाइट जैसी लगने वाली एक वेबसाइट भी बना ली और नौकरियां निकाल करके उस पर ज्वाइनिंग भी लोगों की करवा दी। बाद में युवक को शक होने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं टोहाना में भी शातिर ठग ने 7 लोगों से करीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम हड़प ली, जबकि सिरसा में और पंचकुला में लोग फर्जी ट्रैवल एजेंट्स का लगातार शिकार हो रहे हैं। यानी कि फर्जीवाड़े का ये जो पूरा नेटवर्क है वो एक बड़े स्तर पर फैला हुआ है, जिससे सावधान रहने की हम सभी को जरूरत है। और इसीलिए इस खास मुहिम हल्ला बोल में इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया ताकि नौकरी के नाम पर आपके साथ जो ठगी हो रही है, जो जालसाजी हो रही है, जो सौदेबाजी हो रही है, उस पर लोगों की राय को जाना जाए, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी जाना। लोगों ने अपनी अपनी बातों को भी रखा, लोगों ने अपने साथ हुई कुछ ठगी की वारदातों को भी बताया, कुछ ने यह भी बताया इसके क्या कारण है, इसको कैसे रोक सकते हैं और क्या होना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे सावधान रहने की जरूरत है। और आज एक्सपर्ट्स के जरिए भी इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या का उपचार क्या है, इसका निदान क्या है, क्योंकि ये लोगों के लिए जाहिर है कि एक बड़ा आफत का भी सबब बना हुआ है। और अगर इस तरह से लगातार होता रहे या फिर लोग इस तरह से ठगी की इन वारदातों को अंजाम देते रहें तो फिर जो आम जनता है वो कैसे इनसे बच सकती है और इनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है या अभी क्या प्रावधान है ऐसे ठगों से निपटने के। आज इन सारी चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मुहिम का हिस्सा हरियाणा से तमाम दर्शक हमारे साथ जो जुड़े वो भी बने, जिन दर्शकों ने इस कार्यक्रम को लगातार पिछले 5 दिनों से और 6 दिनों में जिसमें देखा उन्होंने और ये जाना कि किस तरीके से नए नए तरीके आप देखिए ईजाद हो रहे हैं। लोगों के साथ एक तो ठगी हो रही है, ठगी भी इस तरीके से कि आप एक बार को अगर अलर्ट नहीं है तो आप उसके झांसे में आ जाएंगे, ये बिल्कुल तय मानिए। और लगातार इस तरह के कई मामले हैं जिसको इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपको बताया भी और दिखाया भी। मकसद ये था कि आप जागरूक हों। आप जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा इन ठगों को लेकर के आप अलर्ट रहेंगे, आपके साथ संभावना उतनी ही शून्य होती जाएगी कि आपके साथ कभी इस तरह की ठगी को कोई अंजाम दे पाए। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है क्योंकि ये जो ठगी की जा रही है वो नौकरी के नाम पर है। अब लोगों को रोजगार की जाहिर है कि ज़रूरत है, लोगों को नौकरी की भी आवश्यकता, और इसके लिए लोग कोई भी रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं से आप समझिए कि फिर जो ठग हैं वो आपको ठगने का जो पूरा प्रयास है वो शुरू करते हैं। तो इसलिए बार बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपसे अपील की है कि नौकरी के जो सही रास्ते हैं आप उनको अपनाएं। कोई अगर आपसे इस तरह का वादा करता है कि वो आपको पैसे देकर के कहीं पर नौकरी लगवा देगा तो आप उसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। और दूसरा, किसी भी तरह का कोई एग्जाम, भर्ती, पेपर या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि वेबसाइट के जरिए भी या किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए भी आप तक पहुंच रही है, तो एक बार उसकी प्रामाणिकता को आप जरूर जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस नौकरी का झांसा आपको दिया जा रहा है या जिसके नाम पर आपको फर्जी तरीके से कोई एग्जाम दिला करके और फिर आपसे कुछ पैसे लेकर के ये आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा हो कि आपको फला जगह पर नौकरी मिल रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तरह तरह के हथकंडे आप देख रहे हैं कि ये जो ठग हैं वो आजमा रहे हैं। और एक तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो डिजिटाइजेशन है जिसमें हर चीज़ आपको अब इंटरनेट पर अवेलेबल है, हर चीज़ आप देखते हैं कि फ़ोन कॉल्स के जरिए आपके पास पहुँचती है और हर एक आपका जो डाटा है, आपकी जो जानकारी है वो एक्सेस बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसलिए ये ठग इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके आपको निशाना बनाते हैं और आप उनके लिए टारगेट होते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अच्छे भले पढ़े लिखे समझदार लोग भी इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन तमाम की गई कार्रवाई की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इन ठगों को काबू किया गया है। लेकिन अभी भी न जाने इस तरह के कितने ठग हैं जो कि लोगों को आज भी अपनी इस ठगी का शिकार बना रहे हो। रोज़ाना इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, इस तरह के रिपोर्ट्स हैं, वो पुलिस थानों तक भी पहुंचती हैं। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, कुछ ठग पकड़े भी जाते हैं और कुछ आप देखते हैं कि जब आपने अगर लापरवाही ज़रा सी भी बरती तो फिर आप उसका शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी स्थितियों से, इन परिस्थितियों से निपटा कैसे जा सकता है, इसका कानूनी समाधान क्या हो सकता है, अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई ठगी हो गई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
या किसी जानने पहचानने वाले के साथ अगर आपके ऐसे हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, आज इस विषय को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये जो विषय है वो बेहद गंभीर है और ये आपके और हमारे और हम लोगों के बीच में आप देख रहे हैं जो लोग हैं उन सब के लिए ये बेहद अहम है और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इस हल्ला बोल का जो आप हिस्सा बने हैं, अब उसका जो समाधान है वहां तक भी पहुंचते हैं। अभी फिलहाल एक मेहमान है मेरे साथ, राधा गुप्ता जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है राधा गुप्ता जी आपका। राधा जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग पिछले 6 दिन से इस मुहिम को चला रहे हैं और बहुत सारे जो दर्शक हमारे साथ पिछले 6 दिनों में जुड़े, कुछ जो थोड़ा जागरूक हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को भी शेयर किया और बहुत सारे लोग परेशान ये हैं कि अगर उनके साथ इस तरह से कोई ठगी हो रही है या वो कभी इस तरह से किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए, वो भी नौकरी के नाम पर, या इस तरह की किसी स्थिति में वो फंस जाए, तो उनको क्या करना चाहिए। आप चूंकि एक वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, कानूनी रास्ता इसका क्या कहता है राधा जी, अगर आप इसको बता पाए दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। कानूनी तौर पे हम लोग एक हमारा पोर्टल चलता है, ई माइग्रेशन करके पोर्टल, हमारे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चलता है, उस पे हम ऑनलाइन कंप्लेंट भी नोट कर सकते हैं और बाकी थाने में जाके बीएनएस की धारा के थ्रू कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है, ताकि अगला कुछ डिफॉल्ट हो उससे पहले हम सचेत हो जाए, ताकि हम पर एलिगेशन ना आ जाए। अच्छा राधा जी, किस किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास, खासतौर से स्पेशली अगर मैं ये फ्रॉड के बारे में आपसे जानना चाहूं, और ज्यादातर शिकायतें अगर उसमें देखें तो सामान्यतः क्या रहती हैं और क्या लोग चाहते हैं कि इसका क्या निदान या क्या समाधान हो, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस तरह के विषयों में, कहाँ जाएं, क्या मदद लें, या क्या कानूनी उनका रास्ता हो सकता है। राधा जी, इसको अगर थोड़ा बेहतर तरीके से आप समझाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली जो फ्रॉड होता है वो नौकरी दिलाने के नाम पे झांसा देकर किया जाता है। उसमें लोग प्रलोभन देते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करा देंगे, हम ये कर देंगे, और अच्छे धन पाने के लालच में लोग अपने उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अब उस डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि इन्होंने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं क्या वो सही हैं कि नहीं है। तो एक तरह से फॉर्जरी का केस बन जाता है जी। जो कि हमारे सेक्शन 336 और आईपीसी की सेक्शन 336, जो कि बीएनएस का सेक्शन 465 और 473 है, इसके अंडर अगर आप पकड़े जाते हैं जबकि फ्रॉड आपने नहीं किया है, आपके एजेंट्स ने किया है, लेकिन आप लायबल बनते हैं क्योंकि फॉर्जरी आपके नाम पर हुई है, तो आपके ऊपर भी केस चल सकता है कि आपको पनिशमेंट टिल अप टू 7 years और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमको नॉर्मली पुलिस में कंप्लेंट, अगर जैसे ही हमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो हमें तुरंत पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए कि हमारी जानकारी के बिना ये चीजें हो चुकी हैं, तो कृपया हमारी मदद करें। और हमारा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो ऐसे कई प्रोग्राम्स लॉन्च करता है जिसमें कि बताया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे आपको जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है और क्या क्या अवेयरनेस के सिस्टम्स बताए जाते हैं कि कैसे कैसे आपको वहां जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। बिल्कुल राधा जी, लेकिन अगर आप इसको बता दें तो मुझे लगता है कि आप जो बात कहेंगे दर्शकों पर भी उसका और अच्छा असर होगा, और मुझे लगता है थोड़ा सरल शब्दों में अगर आप बता दें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता, कुछ लोग बड़ा मजबूरी में इस तरह के स्टेप उठाते हैं, कुछ लोगों को जिनको जाना है उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी होती नहीं है, या तो वो अपने किसी जानने पहचानने वाले से इसके बारे में कुछ कलेक्ट करते हैं, या कुछ अगर इंटरनेट पर आपको मिल गया, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स अगर आप बता दें जिसको लोग ध्यान में रखें ताकि वो बच सकें ऐसे फ्रॉड से। जी जी जी, जैसे कि आपको पता होगा कि टिल अक्टूबर 2024 अभी तक 3094 अनरजिस्टर्ड एजेंट्स हमारी कंट्री में अलोंग विद पंजाब मतलब नोटिफाई हुए हैं, जिसकी डिटेल्स आपको इमिग्रेंट पोर्टल पे, ई माइग्रेंट पोर्टल पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट की साइट है, इस पे आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसी पे वो हमारी जो पोर्टल है वो अभी काफी ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कि प्रवासी भारतीय बीमा योजना प्लस प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसके थ्रू और इसके साथ साथ कई सारी एडवाइजरीज जारी होती हैं जो हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देता है लोगों को जो कि बाहर जाने के इच्छुक होते हैं। तो वो सारी जानकारियां, इसके लिए थोड़ा हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी स्टेप्स ले सकती है, चाहे तो कि लोगों को जो हमारी युवा पीढ़ी है
यदि अगर मतलब उनको बाहर जाना है तो उसके हम्म बारे में ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कराई जाए, ताकि लोग झांसे में ना आए। हम्म। अच्छा राधा जी, ये तो बात हो गई जो लोग इमिग्रेशन के जरिए या जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ ये ट्रैवल एजेंट्स या वहां पर कुछ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे राधा जी यहां पर भी, और कुछ दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनका ये भी कहना था कि अपने देश के अंदर ही कुछ इस तरह के फर्जी एडवर्टीजमेंट निकाल दिए गए, कुछ ऐसी सरकारी वेबसाइट बना दी गई जो देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी, और लोग उनके झांसे में आ गए, और उसके बाद फिर कुछ पैसा उधर से उनसे डिमांड किया गया, वो दिया गया, बाकायदा उनको ऑफर लेटर तक दे दिए गए, और उसके बाद उनको ये पता चला, जब वो ज्वाइनिंग पर पहुंचे तो ये पता चला कि पूरा फ्रॉड है। तो इन चीजों में किन बातों का ध्यान रखें राधा जी, और अगर ऐसे केसेस आपके पास आ रहे हैं तो फिर आप क्या इसमें बता सकते हैं दर्शकों को, उनको क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब गवर्नमेंट किसी तरीके की वैकेंसी निकालती है या कुछ भी है, तो उसकी बकायदा एक फीस होती है जिसकी एक रिसिप्ट मिलती है। जी जबकि अब क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के टाइम पे हम जानते हैं इतने सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं कि बहुत क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज हो गई जी है। जी जी। तो क्योंकि भाई फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी चीजें सारी बन जाती हैं आसानी से। लेकिन अब इसमें यही है कि हमें जो जिसको जाना है, जिसके ऊपर ये घटना घटने वाली है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम्म अगर वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है, उसका उसको अपने आप एहसास हो जाता है कि ये हमारे, इसको दो चार लोगों से डिस्कस कर ले। हम्म 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 और साथ साथ एक रिपोर्टिंग भी कर दे, कि पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि हाँ हम ऐसा ऐसा हमारा डॉक्यूमेंटेशन, तो कुछ हेल्प मिल सकती है। हम्म। अच्छा राधा जी, और जो लोग क्योंकि यहाँ से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कमिटमेंट करके भेज भी दिया जाता है, मसलन जैसे अगर आपको बाहर भेज रहे हैं तो आपको बता देंगे कि आपको किसी यूरोपियन कंट्री में भेज रहे हैं, और पता चला आप पहुंच गए कहीं और। तो ऐसे समय में क्या मदद हो सकती है? क्या सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है, या ऐसे तौर पर वो क्या मदद ले सकते हैं? और कुछ जो वहां जी से आ गए बिल्कुल। वापस राधा जी, वो यहाँ पर जी आकर के क्या करें? उनको यहाँ पर कैसी कानूनी सहायता मिल सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे आपके साथ ये फ्रॉड होता है कि आप बाहर विदेश भेजा गया कहीं और के लिए, मान लीजिए यूएस के लिए भेजा गया और पहुंच गए कहीं और, हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको जैसे ही ये एहसास होता है कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो डरने और छुपने के बजाय डायरेक्ट कोशिश करिए कि आप एम्बेसी पहुंच जाइए। इंडियन एम्बेसीज हर जगह अवेलेबल हैं, आप हम्म वहां पहुंच जाइए, आप अपनी बात रखिए, प्लस अपने घर पे और कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, और अपने उस पे हेल्प लेने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, लोग पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक करने में वो डर के मारे छुप जाते हैं कि हम पकड़े गए तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम फंस जाएंगे। जी जी। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की, खासतौर से अपनी इंडियन एम्बेसी के साथ, और जहां तक हो सकता है वो पूरी मदद करते हैं। हम्म। अच्छा राधा जी, एक आध इस तरह के भी केसेस आए, और खासतौर से जो कुछ दर्शक थे, हालांकि उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अब जाहिर है परेशान थे बहुत ज्यादा, नौकरी के नाम पर गलत तरीके से या फिर उनके साथ कुछ गलत जो सिचुएशंस हैं वो हुई। और दूसरा ये, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनका ये भी कहना था कि उनके साथ गलत काम भी किया गया। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं खासतौर से क्या ज्यादा अवेयर रहें, वो क्या कर सकती हैं, और अगर ऐसा गलत कुछ हो रहा है उनको क्या करना चाहिए? कुछ महिलाओं के लिए भी अगर आप बता दें राधा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हम महिला आयोग में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एम्बेसीज तो सबसे पहला, जब विदेश में है तो आपको हम्म सबसे पहले इंडियन एम्बेसी को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बट अदरवाइज आप इंडिया अगर आ गए हैं तो आप इस चीज की कंप्लेंट पुलिस थाने में, एम्बेसीज में और महिला आयोग में भी कर सकते हैं। हम्म। अच्छा राधा जी, अभी जो हमारे यहाँ जो कानून है वो क्या कहता है, और खासतौर से क्या ये सफिशिएंट है आपको लगता है, या इस पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए? क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं, ये हम लोग कैसे इनको फिल्टर आउट करेंगे? और जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं या जो लोग इस तरह की चीज़ों में फंस चुके हैं, क्या लगता है कि कानून सही तरीके से, या कुछ और सख्त कानून की आवश्यकता आपको लगता है कि है भी देश के अंदर राधा जी? जी, कानून तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है, बस ये है कि अवेयरनेस थोड़ी सी पब्लिक में कम है इन चीजों को लेके। हम्म। और विदेश जाने का अब तो कुछ ज्यादा ही मतलब एक वो हो गया है कि बस ऐसा लगता है कि, जबकि मुझे, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जी जी। बाकी तो सबका अपना होता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मेहनत करने वाले के लिए हमारे देश में भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। वहां जाके आप दोयम दर्जे की जिंदगी जिए, उससे अच्छा है कि आप अपने देश में ही मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाएं। हम्म। तो अब जैसे सरकार की तरफ से जहां तक मुझे, मेरा मानना है कि जो अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं, उसकी सब तक पहुंच नहीं हो पाती है, जी। खासतौर से उस पब्लिक तक जिसको ज्यादा जरूरत है।
तो सरकार को थोड़े से अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ज्यादा चलाने चाहिए, स्पेशली कॉलेजेस वगैरह में, क्योंकि युवा पीढ़ी ज्यादा जल्दी भटकती है। और उन तक पहुंचाने चाहिए। गांव में ये ज्यादातर केसेस हरियाणा और पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी जी जी। रणबीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। बहुत स्वागत है रणबीर जी आपका। रणबीर जी, बहुत सेंसिटिव और बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि इस समय फर्जीवाड़े की, और उसमें भी नौकरी के नाम पे, चाहे विदेश भेजना हो या अपने देश के अंदर, बहुत तरह की जो ठगी है वो लोगों के साथ हो रही है। कैसे लोग इससे बच सकते हैं और क्या लोगों को करना चाहिए? और दूसरा यह है, कानून इसमें किस तरह से काम करता है, अगर आप बता पाएं, क्योंकि आप तो उस महकमे में इतने लंबे समय तक रहे हैं। क्या होता है ऐसे समय में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हो, या जब लोग कंप्लेंट कर रहे हो, या इस तरह की चीजें आप लोग की भी नजरों में आ रही हो, तो कानून कैसे काम करता है रणबीर जी? जहां तक हमारा अनुभव है उसके मुताबिक, और जितने हमारे पास केसेस आए हैं नौकरियों की, ये ठीक है कि भी नौकरियों के मामले में बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, ये सबको पता है। इस बेरोजगारी को देखते हुए जो लोग बाहर की नौकरियों के सबसबाज दिखाते हैं, या जो ठगी का सिस्टम है वो सबसबाज दिखाता है कि मैं आपकी नौकरी पक्की करवा दूंगा, चाहे भारत सरकार में हो या हरियाणा सरकार में हो या विदेश में हो। ये सबसे बड़ा सिस्टम है लालच का। अभी लोग लालच में आ जाते हैं, अभी हाँ मेरे को नौकरी मिल रही है जी। और बच्चे मतलब इस प्रकार की अवेयरनेस उसमें नहीं है माँ बाप के अंदर की भी, उनकी पढ़ाई कराएं, उनकी कोचिंग कराएं, और जो सिस्टम है हमारा भर्ती होने का उसमें उनके ऊपर निगरानी रखें। सबसे बड़ी कमी तो है माँ बाप का जो सुपरविजन है वो बहुत कम है। और बच्चा जब फंस जाता है तो फिर माँ बाप की जो पैसे की ठगी होती है उसके बाद हमारे पास वो निकलवाने के लिए आते हैं कि सर हमारे साथ ना तो नौकरी मिली और ना हमारे पैसे मिले। तो आते वो तभी हैं जब वो बिल्कुल फंस चुके होते हैं और उनके केसेस के अंदर अभी अब पुलिस की मदद लेने के लिए आते हैं या सिफारिश लगवाते हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला काम है माँ बाप का कि भी बच्चा हमारा कहाँ और किस प्रकार से जा रहा है, और उसकी सुपरविजन या उसकी अवेयरनेस करनी बड़ी जरूरी है। अगर बेटा ये ठगी का मामला है। दूसरा है सरकार का भी ये सिस्टम होना चाहिए कि भी जैसे आजकल जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो अब ठगों के बारे में, जो साइबर ठग है उसके बारे में एक वीडियो आती है, अगर भी आप इन लोगों से सावधान रहें। तो ऐसे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कम से कम मोबाइल के आजकल डिजिटल सिस्टम है तो उसके अंदर से ये दिया जा सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रकार के जो ठगों का गैंग है जी, उस पर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत जरूरी है। आमतौर पे हमारे मुलाजिम भी मिली भगत करके इनको छोड़ देते हैं पैसे के लालच, क्योंकि जो आदमी फंसा हुआ है या जिसने 10 लाख रुपए की ठगी कर ली है वो 5 लाख रुपए अगर पुलिस को दे भी देता है तो वो उसको सिस्टम को खत्म करवा देता है। तो यहाँ पे हमारा जो सुपरविजन लेवल है एसपी लेवल पे या डीवाईएसपी लेवल पे या आईजी लेवल पे, उसको ये करना बहुत जरूरी है। और सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए भी ऐसी ठगी जो नौकरियों के बारे में आती हैं उन बहुत ही सख्ती से लिया जाए, और उन अफसरों की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उनका हिसाब हो कि भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी जब कंप्लेंट आई है और फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो मैंने दो चीजें बताई हैं, एक तो समाज और समाज के जो लोग हैं उनमें खासकर माँ बाप और जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन रणबीर जी, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी एजेंट्स की बात हो रही थी, सीनियर एडवोकेट भी मेरे साथ है राधा जी, उन्होंने भी बताया कि भाई ये एजेंट्स हैं, इनको कुछ को तो अभी रेक्टिफाई किया गया, लेकिन प्रश्न यहां पर ये है कि ये एजेंट्स ऐसा तो है नहीं कि आज या कल में यहां पर बैठे हैं। न जाने इस तरह के एजेंट्स कितने समय से इस तरह के जो काम है उसमें संलिप्त रहे हैं। फिर वो एक कानून का जो डर है या जो प्रशासन का एक खौफ होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको कैसे खुलेआम कर सकते हैं। बाकायदा एजेंट्स की दुकानें हैं, बैठे हुए हैं, और उसके बाद इतना धड़ल्ले से लोगों को गलत तरीके से बाहर भेज दे रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं जाकर के। ये कैसे हो पा रहा है रणबीर जी? बताना कि इनका, मैं इसलिए एक बार मुझे बात पूरी करने दें। नंबर 1 मैंने बताया समाज की अवेयरनेस, नंबर 2 मैंने बताया कि पुलिस की अलर्टनेस, और नंबर 3 बताया जो सुपरविजन लेवल है उसका बहुत ज्यादा अलर्टनेस होना कि भी ये जो गैंग हैं इनको राजनीतिक क्षण मिली हुई होती है, ये अकेले ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते इतना बड़ा काम करने के लिए। इनका पूरा एक गैंग होता है और राजनीतिक आका इन लोगों को बचाते रहते हैं, उसमें हमारे ऑफिसर भी शामिल होते हैं
और प्लस राजनीतिक पॉलिटिशियन भी शामिल होते हैं, दोनों ही मिली भगत करके इनको जिंदा रखते हैं और ये लोग अपनी ठगी का सिस्टम बनाते रहते हैं। तीसरा, ये आमतौर पे नेता और अफसरों के बहुत नजदीक रहते हैं, उनको मतलब छोटे छोटे गिफ्ट दे करके कभी किसी चीज के बहाने चल जाएंगे, कभी किसी चीज के बहाने चल जाएंगे, तो उसमें ऑफिसर सोचता है ये तो मेरा ही अपना आदमी, और पीछे से वो पर्दे के पीछे क्या क्या गुल खिलाता है उसके बारे में ध्यान नहीं। तो जब भी ऐसा गैंग पकड़ा जाता है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाए कि भी कहां तक इनके तार हैं, और जो लोग भी उस तार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, उनकी भी 120B के तहत अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्पिरेसी के तहत फिक्स करी जाए। जब इस प्रकार के गैंगों को पकड़ा जाएगा और उनके आकाओं को जहां वो शरण लेते हैं, जहां उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं काबू में आएगा। अदरवाइज अगर इनको इसी तरह से सह मिलती रही अफसरों से भी और नेताओं से भी और समाज के दूसरे दलाल किस्म के लोगों से भी, तो फिर ये पनपते रहते हैं। इनको खत्म करने का बेसिक तरीका यही है कि गैंग पकड़े जाते हैं, शिकायतें इनकी होती हैं, और जो शिकायतें दबा दी जाती हैं वहां पे उस जड़ को हमें खोदना अफसरों को बहुत जरूरी है कि ये शिकायत दबी तो दबी क्यों और किसकी वजह से दबी और कौन कौन इसमें शामिल थे, बस वहां से इनकी कड़ी पकड़ में आ जाती है। तो अफसरों की कमी नहीं है, ईमानदार अफसरों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, केवल उनका एक अलर्टनेस, उनकी एक सुपरविजन सख्ती से होनी चाहिए। और फिर जो सबसे बड़े इस मामले में गैंग के लीडर हैं या दलाल हैं, उनको धर दबोच के हर हालत में फाइलें अच्छी तरह से तैयार करके, एविडेंस अच्छी तरह से जुटा करके उन्हें सजा जरूर करानी चाहिए। जब ऑफिसर एक बार ठान लेता है कि भी हाँ मैं कलम, जैसे भाषा में बोलते हैं हरियाणवी में भी, कलम तोड़ के पर्चा दर्ज करते हैं, कलम तोड़ के तफ्तीश करते हैं, तो उन्हें सजा जरूर होती है। फुल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है सारी उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उन्हें सजा मिलेगी मिलेगी, बशर्ते एक बार वो गवाही पूरी हो जाए। आमतौर पे मुद्दई बैठ जाता है। एक लास्ट प्रॉब्लम कोर्ट में क्या आती है, मुद्दई पैसे लेके बैठ जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, वकीलों के थ्रू सिस्टम बन जाता है और वो फिर बैठ जाते हैं, तो बैठने से वो सारा केस खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें पुलिस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो ओरल एविडेंस है उसको तो रखेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको हम मजबूत करके जब कोर्ट में फाइल पेश करेंगे तो जो भी मजिस्ट्रेट जज होंगे वो हर हालत से उसको सजा देंगे। चलिए रणवीर जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और मुझे लगता है कि इसके जरिए हमारे वो तमाम दर्शक जो पिछले दिनों हमारे साथ जुड़ रहे थे उनकी समस्याओं का आज समाधान हुआ होगा और उनको ये पता चला होगा कि कानूनी तौर पर वो क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर जी, आपने समय निकाला, और राधा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।